हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरोही कंप्यूटर क्लासेस पर। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक और क्लास लेकर। तो ये जो अपनी क्लास है ज़्यादा मददगार क्लास है और एक के क्वेश्चन ऐसा आने वाला है आप सबके लिए कि आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर से पास हो पाओगे, टॉप कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आप सबके लिए। तो शुरू करते हैं क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना भाई कोई भी, क्योंकि रेगुलर क्लास आती है अपनी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। और जिसने 15 चैप्टर वाली क्लास नहीं देखी हो अभी तक देख लेना भाई। और चैप्टर वाइज भी क्लास है चैनल पर, तो वो भी देख सकते हो आप। देखो पहला क्वेश्चन, एक स्लेंडेड लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ टीचर्स असाइनमेंट, अनाउंसमेंट, सवाल पूछना जैसे कार्य कर सकते हैं। मतलब असाइनमेंट का, अनाउंसमेंट का, सवाल पूछने के सारे काम कर सकता है, तो उसे क्या कहा जाएगा। तो ए पर दे रखा है गूगल क्लासरूम, बी पर देखा है गूगल पर्स, गूगल फॉरम है यहाँ पर, और सी पर दे रखा है गूगल सीट, और डी पर देखा है गूगल डॉक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर है? ए ऑप्शन। गूगल क्लासरूम पर टीचर असाइनमेंट का, अनाउंसमेंट का और क्वेश्चन आंसर के काम कर सकता है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, ऑनलाइन बैंकिंग में टू फैक्टर ऑथराइजेशन 2FA का प्राथमिक लाभ क्या है। 2FA का प्राथमिक लाभ क्या है? तो ए पर दे रखा है लेन देन की सीमा बढ़ाना, बी पर दे रखा है सरल लॉगिन प्रोसेस, सी पर दे रखा है अनेक सत्यापन विधियों का उपयोग करके सुरक्षा बढ़ाना, और डी पर दे रखा है विशिष्ट बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच। तो 2FA को मतलब क्या होता है? डबल सिक्योरिटी। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, अनेक सत्यापन विधियों का उपयोग करके सुरक्षा बढ़ाना है। यानी टू फैक्टर ऑथराइजेशन होता है वह डबल सिक्योरिटी, OTP वगैरह या फिर कुछ भी अन्य मेथड का प्रयोग किया जाता है आपको किसी भी अकाउंट को एक्सेस करने के लिए, उसे 2FA टू फैक्टर ऑथराइजेशन बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ा संभावित जोखिम है। ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ा संभावित जोखिम। तो ए पर देखा है सीमित पहुंच, बी पर देखा है कम सुविधा, सी पर देखा है फिशिंग अटैक, और डी पर देखा है कम ब्याज दर। तो ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ा संभावित जोखिम, तो ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ा जोखिम है वो है भाई फिशिंग अटैक का। किसका है? फिशिंग अटैक का। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, फिशिंग अटैक। यानी आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जाती है और आपके खाते से पैसे वगैरह गायब हो सकते हैं भाई, चोरी हो सकता है, तो ये जोखिम होता है फिशिंग अटैक्स का। अगला क्वेश्चन देखो, ऑनलाइन लेन देन में एक पेमेंट गेटवे का प्रमुख उद्देश्य क्या है। एक डिजिटल रसीद संग्रहण, बी पर देखा बैंकों के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाना, सी पर देखा डिजिटल मुद्रा को भौतिक नगद में परिवर्तित करना, और डी पर देखा प्रमोशनल ईमेल भेजना। तो पेमेंट गेटवे क्या काम करता है भाई? तो पेमेंट गेटवे काम करता है बैंकों के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाना। भाई पेमेंट गेटवे एक बैंक से दूसरे बैंक के बीच में काम करता है भाई। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बैंकों के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाना। अगला क्वेश्चन देखो, मोबाइल भुगतान के संदर्भ में मोबाइल वॉलेट का क्या उद्देश्य है। मोबाइल वॉलेट क्या काम आता है भाई मोबाइल भुगतान से में? तो ए पर दे रखा है भौतिक नगद संग्रहण, बी पर दे रखा है संपर्क सूची, और सी पर दे रखा है संपर्क सूची का प्रदर्शन दे रखा है प्रबंधन, और सी पर देखा है डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित और प्रबंधित करना, डी पर देखा है इंटरनेट एक्सेस प्रदान करना। तो क्या काम आता है मोबाइल वॉलेट? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित और प्रबंधित करना। डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित और प्रबंधित करना यानी मैनेज करने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, ऑनलाइन बैंकिंग में ट्रांजैक्शन पासवर्ड का क्या अर्थ है। ऑनलाइन बैंकिंग में ट्रांजैक्शन पासवर्ड क्या काम आते हैं भाई? तो ए पर दे रखा है कि ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल में लॉगिन करना, बी पर देखा है विशिष्ट लेन देन की पुष्टि करना, सी पर देखा है खाता सेटिंग बदलना, डी पर देखा है भूले गए पासवर्ड को पुनः प्राप्त करना। तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड क्या काम आता है? विशिष्ट लेन देन की पुष्टि करने के काम आता है भाई। तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन, विशिष्ट लेन देन की पुष्टि करना। अगला क्वेश्चन देखो, मोबाइल भुगतान में मोबाइल POS यानी पॉइंट ऑफ सेल की क्या भूमिका है। POS क्या काम आता है भाई?
तो ए पर दे रखा है कि मोबाइल फ़ोन सेटिंग प्रबंधित करना। बी पर देखा है भौतिक दुकानों पर भुगतान के लिए मोबाइल डिवाइस को सक्षम बनाना। और सी पर दे रखा है मोबाइल नेटवर्क प्रदाता का ग्राहक सेवा केंद्र। और डी पर दे रखा है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। तो पीओएस में, मोबाइल भुगतान में पीओएस क्या काम आता है? पॉइंट ऑफ सेल। भौतिक दुकानों पर भुगतान करने के लिए मोबाइल डिवाइस को सक्षम करना, यानी मोबाइल के द्वारा भी आप पेमेंट कर पाओ। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा समर्थित डिजिटल भुगतान भारत में शुरू किया गया था ताकि नकदी रहित यानी कैशलेस लेन देन को बढ़ावा मिल सके? तो ए पर देखा एप्पल पे, बी पर दे रखा है वीचेट, सी पर दे रखा है अलीपे और डी पर दे रखा है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसे यूपीआई बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन यूपीआई। क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है भाई डी ऑप्शन यूपीआई इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, मोबाइल भुगतान के संदर्भ में संपर्क रहित भुगतान कॉन्टेक्ट लेस पेमेंट शब्द का क्या अर्थ है? कॉन्टेक्ट लेस पेमेंट। तो ए पर रखा है मोबाइल मोबाइल डिवाइस का उपयोग किए बिना भुगतान करना। बी पर रखा है मोबाइल टर्मिनल के साथ भौतिक संपर्क के बिना भुगतान करना। सी पर रखा है मोबाइल ऐप में संपर्क सूची के माध्यम से भुगतान करना। डी पर देखा ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग करके पैसे ट्रांसफर करना। तो कॉन्टेक्ट लेस पेमेंट कैसे बोलते हैं? भुगतान टर्मिनल पर भौतिक संपर्क के बिना भुगतान करना, यानी वहां आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप मोबाइल से पेमेंट कर पाओ। भौतिक संपर्क के बिना भुगतान करना, तो वो कॉन्टेक्ट लेस पेमेंट कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, हैंड हेल्ड डिवाइस क्या है? हैंड हेल्ड डिवाइस जो हाथ के द्वारा चलाते हो आप। तो ए पर देखा है भारी भरकम औद्योगिक कार्यों के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण। बी पर देखा है एक पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइस जिसे हाथ में पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। सी पर देखा एक स्थिर डेस्कटॉप कंप्यूटर। डी पर देखा एक बड़ी स्क्रीन वाला लैपटॉप। तो हैंड हेल्ड जिसे हाथ में पकड़ सकते हो, एक पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइस मतलब पोर्टेबल, उसे कहीं भी ले जा सकते हैं, जिसे हाथ में पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया था, जैसे आपका स्मार्टफोन, डिजिटल वॉच वगैरह, ये सारे हैंड हेल्ड डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, हैंड हेल्ड उपकरणों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मुख्य इनपुट मेथड कौन सा है? हैंड हेल्ड डिवाइस जिन्हें आप हाथ में पकड़ सकते हो, चला सकते हो, तो उसमें इनपुट करने का मुख्य तरीका क्या है? तो ए पर देखा कीबोर्ड एवं माउस। बी पर देखा टच स्क्रीन। सी पर देखा वॉइस रिकॉग्निशन और डी पर देखा स्टाइल। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, टच स्क्रीन इसका राइट आंसर है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई, टच स्क्रीन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी नेटवर्क में वाईफाई राउटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वाईफाई राउटर क्या काम आता है? तो पर देखा डेटा स्टोरेज। बी पर देखा डाटा इंक्रिप्शन। सी पर देखा इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं डिवाइस कम्युनिकेशन और डी पर देखा प्रिंटर कनेक्टिविटी। तो वाईफाई राउटर क्या काम आता है? इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं डिवाइस कम्युनिकेशन, यानी इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए, डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में हेडर शब्द का तात्पर्य क्या है? हेडर शब्द क्या काम आता है भाई? तो ए पर देखा है डॉक्यूमेंट की टॉप मार्जिन। बी पर देखा है शीर्षक और पृष्ठ संख्या के लिए डॉक्यूमेंट की शुरुआत में एक सेक्शन। और सी पर दे रखा है शीर्षकों के लिए प्रयुक्त फॉन्ट शैली। डी पर देखा टेक्स्ट पर लागू होने लिए एक प्रकार की फॉर्मेटिंग। तो हेडर शब्द का क्या प्रयोग है भाई? हेडर शब्द का मतलब क्या होता है? तो हेडर का मतलब है भाई शीर्षक यानी हेडिंग और पेज नंबर के लिए डॉक्यूमेंट की शुरुआत में एक सेक्शन यानी ऊपर की ओर। जैसे ये पेज है और इस पेज में आप ऊपर की ओर हेडिंग और पेज नंबर वगैरह लगा सकते हो, तो उसे हेडर बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एमएस वर्ड 2019 में साइटेशन और बिब्लियोग्राफी बनाने के लिए रेफरेंस टैब में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? साइटेशन और बिब्लियोग्राफी बनानी है, उसके लिए कौन सा ऑप्शन काम में आता है रेफरेंस वाले टैब में? तो ए पर देखा टेबल ऑफ कंटेंट। बी पर देखा फुट नोट। सी पर देखा साइटेशन और बिब्लियोग्राफी। डी पर देखा इंडेक्स। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, साइटेशन और बिब्लियोग्राफी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी फाइल एमएस वर्ड शुरू करती है? एमएस वर्ड कौन सी फाइल शुरू करती है? तो ए पर देखा है winword.exe। सी पर देखा word.exe। डी पर देखा msword.exe
और डी पर देगा वर्ड 2003.exe। तो MS वर्ड चालू होता है winword.exe से। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, कौन से एक्सेल 2019 फीचर का उपयोग बार, लाइन या पाई स्लाइस के माध्यम से डेटा को दृश्य रूप में प्रदर्शित करने के लिए, यानी बार चार्ट बना सकते हो आप। तो बार चार्ट तो ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है भाई, न्यू ऐसा जो चार्ट होता है वो बार चार्ट, और लाइन चार्ट ये ऐसे होता है, यूँ लाइनों पे अलग अलग बढ़ती गिरती जाती है, और पाई चार्ट से गोल आकार का होता है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन चार्ट। क्या है इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन है चार्ट भाई, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। तो ए पर देगा Ctrl+E, बी पर देगा Ctrl+1, सी पर देगा Ctrl+D और डी पर देगा Ctrl+F। तो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खुलता है कंट्रोल के साथ 1 दबाने से। क्या दबाना पड़ेगा आपको? कंट्रोल के साथ 1 दबाना है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखो, एक्सेल में कॉलम को लेबल किया जाता है। एक्सेल में कॉलम को आप कैसे लेबल कर सकते हो? तो ए पर दे रखा है 1 2 3, बी पर देगा A1 और A2, सी पर देखा है डॉलर वाला साइन दे रखा है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस A1 और A2, और सी पर देखा है डी पर देखा A B C इत्यादि। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन भाई। कॉलम कैसे होते हैं? ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ऐसे यूँ खड़े होते हैं, खड़े आकार, और जो आडी होती है उन्हें रो बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, एक्सेल 2019 में सेल रेफरेंस शब्द का क्या अर्थ है? एक्सेल 2019 में सेल रेफरेंस शब्द का क्या अर्थ है? तो ए पर देखा सेल का एड्रेस, बी पर देखा सेल का कंटेंट, सी पर देखा सेल की विड्थ और डी पर देखा सेल की हाइट। तो सेल रेफरेंस क्या काम आता है? तो सेल रेफरेंस बोलते हैं सेल का एड्रेस। क्या बोला जाता है? सेल का एड्रेस। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन भाई। जैसे ए नंबर का कॉलम 1 नंबर की रो, तो इसे A1 बोलेंगे, तो सेल का एड्रेस हो जाता है भाई। इसे सेल रेफरेंस भी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, MS एक्सेल में टेक्स्ट का संयोजन निम्नलिखित का उपयोग करके किया जा सकता है। सेल का संयोजन, सेल में जो टेक्स्ट है उनका संयोजन, एक्सेल में जो सेल है उनमें जो टेक्स्ट लिखा है उनका संयोजन, मतलब कॉम्बिनेशन करना है, मिलाना है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। ये एंड का साइन लगाना है भैया, जो एंड का साइन होता है इसे टेक्स्ट इज कंजक्शन हो जाता है भाई एक साथ। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 21 थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखना भाई। एक्सेल 2019 में एच लुकअप फंक्शन वी लुकअप फंक्शन से किस प्रकार भिन्न है? तो ए पर देखा एच लुकअप और वी लुकअप विनिमय वे समान कार्य करते हैं। बी पर देखा एच लुकअप का उपयोग टेक्स्ट के लिए किया जाता है और वी लुकअप का उपयोग संख्याओं के लिए किया जाता है। और सी पर देखा एच लुकअप हमेशा एक सटीक मिलान लौटाता है, जबकि वी लुकअप एक अनुमानित मिलान लौटा सकता है। और डी पर देखा एच लुकअप क्षैतिज रूप से सर्च करता है, जबकि एच लुकअप लंबवत। तो ये सही है भाई। एच लुकअप जो होता है वो हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल सर्च करता है, और वी लुकअप वर्टिकल यानी लंबवत सर्च करता है। अगला क्वेश्चन देखो, एक्सेल 2019 में फंक्शन दे रखा है काउंटा, ब्रेकेट ओपन क्लोज क्या करता है? काउंटा का ऑप्शन क्या काम आता है भाई? काउंटा का फॉर्मूला। तो ए पर दे रखा है किसी रेंज में उन सेल की संख्या की गणना करना जो रिक्त नहीं है। बी पर देखा है वैल्यू को एक रेंज में जोड़ता है। सी पर देखा है किसी रेंज का औसत ज्ञात करना। डी पर दे रखा है उपरोक्त, डी पर दे रखा है किसी रेंज में वैल्यूज को गुणा करना। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, किसी रेंज में उन सेल की संख्या गिनना जो रिक्त नहीं है, यानी खाली सेल को नहीं गिनेगा, बाकी भरी हुई सारी सेल को गिनता है भाई। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, पावर पॉइंट में सिलेक्टेड स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? स्लाइड को डुप्लीकेट करना है आपको, उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की काम आती है? तो ए पर दे रखा है Ctrl+T, बी पर दे रखा है Ctrl+D, सी पर दे रखा है Ctrl+C
और डी पर दे रखा है, डी पर क्या दे रखा है, कंट्रोल प्लस डी। तो इसका जो राइट आंसर है डुप्लीकेट स्लाइड का वो है कंट्रोल प्लस डी, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन पर जो दे रखा है कंट्रोल प्लस डी से डुप्लीकेट स्लाइड हो जाती है भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, आप पावर पॉइंट में किसी ऑब्जेक्ट के लिए कस्टम एनिमेशन पाथ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कस्टम एनिमेशन पाथ कैसे बना सकते हो। तो ए पर का एनिमेशन पेंटर का उपयोग करके नहीं बना सकते भाई। बी पर का ड्राइंग टूल पर एनिमेशन बी पर देखा ड्राइंग टूल का उपयोग करके एक मोशन पाथ बनाकर, तो सही है भाई। मोशन पाथ में आप ड्राइंग टूल का प्रयोग करके कस्टम एनिमेशन बना सकते हो। सी पर देखा एनिमेशन पेन में एनिमेशन विकल्प को एडजस्ट करके, तो नहीं होगा भाई। और डी पर देखा ट्रांजिशन टेप से पूर्व निर्धारित मोशन इफेक्ट अप्लाई करके, तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन, ड्राइंग टूल का उपयोग करके एक मोशन पाथ बनाकर, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पासवर्ड से कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, यानी प्रेजेंटेशन को सुरक्षित करना है तो कैसे कर सकते हो आप। तो ए पर दे रखा है कि सेव एज डायलॉग बॉक्स का उपयोग कर तथा प्रेजेंटेशन लॉक सेट करके। बी पर दे रखा है फाइल टैब पर जाकर इन्फो को सिलेक्ट करें तथा प्रोटेक्ट स्विच पर क्लिक करें। तो भाई बी वाला राइट है। इसमें देखो क्या है, फाइल टैब पर जाना है, फिर स्विच प्रोग्राम पर जाना है, और बी पर क्या दे रखा है, बी पर दे रखा है फाइल टैब पर जाकर इन्फो को सिलेक्ट करें तथा प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन पर क्लिक करें। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन। फाइल टैब पर जाना है, फिर किस पर जाना है, इन्फो पर जाना है, और प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन पर क्लिक करना है, तो ये सेव हो जाएगा भाई। तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन। तो देखो इसका आंसर बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो, अनचाहे व्यावसायिक ईमेल को भी कहा जाता है, अनचाहे व्यावसायिक ईमेल को क्या कहा जाता है। तो ए पर का स्पाईवेयर नहीं बोलते, मेलवेयर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, इसे बोलते स्पैम। तो इसका राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन, स्पैम भाई इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रिंटिंग के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए आमतौर पर किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है, यानी जब आप प्रिंटिंग के लिए कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो तो कौन से फाइल फॉर्मेट में करोगे। तो ए इसका राइट आंसर भाई .pdf में, किस में करोगे, पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में इन्हें सेव करेंगे, किस में, पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में करेंगे भाई। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, जब एक कर्स नेटवर्क पर दबाव डालने के लिए किसी वेबसाइट पर अनुपयोगी ट्रैफिक बढ़ देते हैं तो इसे कहा जाता है। जब एक कर्स नेटवर्क पर दबाव डालने के लिए किसी वेबसाइट पर अनुपयोगी ट्रैफिक यानी बिना काम की फाइलें भर देते हैं, तो ए पर देखा है डीओएस अटैक, बी पर देखा है स्पूफिंग, सी पर देखा है फिशिंग, डी पर देखा प्रोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, डीओएस अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक बोला जाता है इसे। अगला क्वेश्चन, कौन सा कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर पर होने वाली हर गतिविधि को रिकॉर्ड करता है। आपके कंप्यूटर पर जो भी गति होती है उसे रिकॉर्ड करने का काम कौन करता है, कौन सा वायरस है वो। तो ए पर देखा है डीओएस, बी पर देखा है मेलवेयर, सी पर देखा है ट्रेपर, डी पर देखा है कीलॉगर। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, कीलॉगर इसका राइट आंसर है भाई, कीलॉगर, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर कीलॉगर। अगला क्वेश्चन देखो, कौन इंटरनेट पर उपयोगकर्ता की गतिविधि पर नजर रखता है और किसी अन्य तक पहुंचाता है, यानी आपकी हर चीज पर ही नजर रखता है और उसे दूसरे लोगों तक पहुंचाता है। तो ए पर देखा एडवेयर, बी पर देखा स्पाईवेयर, सी पर देखा मेलवेयर, डी पर देखा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, स्पाईवेयर। क्या है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, स्पाईवेयर। अगला क्वेश्चन देखो, एक वेबसाइट यूआरएल जो HTTPS से शुरू होता है और एड्रेस बार में एक पेड लॉग आइकन शामिल होता है, ये दर्शाता है कि ए पर दे रखा कि वेबसाइट पुराने सुरक्षा प्रोटोकॉल का उपयोग कर रही है। तो ये गलत है भाई, जरूरी नहीं है प्रोटोकॉल पुराना हो।
बी पर रखा है वेबसाइट एन्क्रिप्शन के साथ साथ एक सुरक्षित कनेक्शन का उपयोग कर रही है, तो ये सही है भाई। सी पर रखा है वेबसाइट सभी प्रकार के साइबर खतरों से प्रतिरक्षित है, तो ये गलत है। डी पर रखा है वेबसाइट ऑफलाइन है, ये भी गलत है। बी इसका राइट आंसर है, वेबसाइट एन्क्रिप्शन के साथ एक सुरक्षित वेबसाइट कनेक्शन का उपयोग कर रही है भाई, बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, WPS राइटर डॉक्यूमेंट को किस फाइल फॉर्मेट में सेव किया जाता है, किया जा सकता है, तो ये पड़ेगा .docx, बी पड़ेगा .odt, सी पड़ेगा ए और बी, डी पड़ेगा इनमें से कोई भी नहीं। तो WPS ऑफिस राइटर को किस फाइल फॉर्मेट के लिए डिजाइन किया गया है, किस फाइल फॉर्मेट के लिए डिजाइन किया गया है, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, ए तथा बी दोनों। ODT यानी ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट भी हो सकता है और DOCX भी हो जाता है, तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 33, गूगल वर्क स्पेस में गूगल ड्राइव का उद्देश्य क्या है, गूगल वर्क स्पेस में गूगल क्या काम आता है, तो ए पढ़ देगा ईमेल को सेंड करना तथा रिसीव करना, बी पढ़ देगा फाइल्स तथा डॉक्यूमेंट को स्टोर तथा शेयर करना, सी पढ़ देगा स्प्रेडशीट को क्रिएट तथा एडिट करना, डी पढ़ देगा ऑनलाइन मीटिंग को आयोजित करना, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, फाइल्स तथा डॉक्यूमेंट्स को स्टोर तथा शेयर करने का काम होता है भाई गूगल ड्राइव में। किसको, गूगल क्या मतलब नॉर्मल फाइलों को, डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए काम में लिया जाता है, शेयर करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, जूम ऐप का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है, तो ए पढ़ रखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण, बी पढ़ रखा है उन्नत सुरक्षा सुविधाएं, सी पढ़ रखा है इन ऐप कोलैबोरेशन और प्रोडक्टिविटी टूल्स, और डी पढ़ रखा है वर्चुअल रियलिटी मीटिंग्स एक्सपीरियंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, इन ऐप कोलैबोरेशन और प्रोडक्टिविटी टूल्स। इन ऐप कोलैबोरेशन और प्रोडक्टिविटी टूल यानी बहुत सारे लोगों को जोड़कर आप बातचीत कर पाओ, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 35, एक स्टैंडर्ड सिंगल लेयर डीवीडी की अधिकतम भंडारण क्षमता, तो सिंगल लेयर डीवीडी की भंडारण क्षमता होती है ए ऑप्शन पर जो दे रखा है 4.7 GB, और डबल लेयर है तो फिर 8.5 GB, और अगर CD है तो उसकी 700 MB, और अगर आपकी फ्लॉपी डिस्क है तो 1.44 GB, 1.44 MB है सॉरी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से अमान्य ईमेल एड्रेस बताइए, गलत ईमेल एड्रेस। तो देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको पहचानना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो हर ईमेल एड्रेस में @ का चिन्ह होता है, सभी में सही है। उसके बाद डोमेन नेम होता है, तो ये भी है सभी में, Redimail है, .gov है, और @gmail है, याहू है। इसके बाद टॉप लेवल डोमेन होता है .com, .in, .nic वगैरह, तो इन 3 पर तो है लेकिन डी वाले ऑप्शन पर नहीं है, तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर होने वाला ए ऑप्शन पर जो दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखो, जीपीएस का पूरा नाम क्या है, जीपीएस को क्या बोलते हैं, तो जीपीएस को बोलते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोला जाता है। क्या बोलते हैं जीपीएस को, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोला जाता है। जीपीएस को क्या बोलते हैं, बी ऑप्शन पर जो दे रखा है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, लोकेशन देखने का काम आता है। अगला 38, यूआरएल किस बार में शो होता है, यूआरएल कौन से बार में दिखाई देता है, तो टाइटल बार में नहीं दिखाई देता है, कहाँ दिखाई देता है, एड्रेस बार में, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, एड्रेस बार। मेन्यू बार में भी नहीं दिखता, स्टेटस में भी नहीं दिखता, बी ऑप्शन मेन्यू बार। कहाँ दिखाई देता है, सॉरी यूआरएल कहाँ दिखाई देता है, एड्रेस बार में। अगला क्वेश्चन, नेटस्केप नेविगेटर एक है, नेटस्केप नेविगेटर क्या है, तो ए पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, बी पड़ेगा कंपाइलर, सी पड़ेगा वेब ब्राउजर, डी पड़ेगा है एंटीवायरस। तो नेटस्केप नेविगेटर है भाई ब्राउजर, क्या है ब्राउजर, तो इसका राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है भाई ब्राउजर। अगला क्वेश्चन देखो, किसी ईएमएस एक्सेल सूत्र में संलग्न और विस्तार के प्रारंभ व अंत के सेल एड्रेस को के द्वारा पृथक किया जाता है, यानी जो सेल एड्रेस है जैसे R1 से लेकर कहाँ तक B12 तक, तो इन्हें अलग करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है, इन साइंस का। तो इन साइन को क्या बोलते हैं, इन साइन को बोलते हैं कोलन, क्या बोला जाता है इन्हें, कोलन।
तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। क्या है इसका राइट आंसर? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई, कोलन।